मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए। तथा हमारे विधानसभा के प्रभारी बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब। ओके आता ठीक आहे लोटा का सकाळी मुलं राहुल रेडी मेणबत्ती जलाया कॅमेरा आहे तुम्ही मीडिया प्रभारी काय ओके ओके आज या ठिकाणी मोरगाव विधानसभा सळग 63 अंतर्गत आपण आज या ठिकाणी म्हणजेच आमचे बहुजन समाज पार्टीचे विधानसभा अध्यक्ष माननीय लांजेवार साहेब बसपा अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र यांच्या इथं आपण छोटेखानी मान्यवर कांशीराम साहेबांची जयंती आपण सगळे जबाबदार आणि कर्मठ कार्यकर्त्यांच्या हस्ते आपण त्यांना आज आदरांजली वाहत आहोत। आणि या प्रसंगी उपस्थित या जिल्ह्याचे प्रभारी अनिलजी बावने, आमचे विधानसभेचे अध्यक्ष लांजेवार साहेब, उपाध्यक्ष पुसामजी, त्याचप्रमाणे नगराध्यक्ष आमचे ओमप्रकाशजी टेंभुर्णे, आमचे बरेच पुराणे मित्र नीलम कांबळेजी, या विधानसभेचे प्रभारी कैलासजी राऊत, वासनिक साहेब, मीडिया प्रभारी आमचे बडोले साहेब आणि आमचे इलमकर साहेब। तर आज आपण या ठिकाणी उकेजी तर आपण या ठिकाणी जयंती मानवत आहोत। त्या प्रसंगी आज आपण औपचारिकरित्या आज साहेबांची जन्म तारीख असल्यामुळे आपण आज त्यांना भावभीने आदरांजली देत आहोत। अर्थात मार्च महिन्यामध्ये अनेक थोर महापुरुषांच्या जयंती येतात आणि त्यामुळे आपण ही कांशीराम जयंती साहेबांच्या जयंतीनिमित्तानं या महाराष्ट्रामध्ये या विदर्भामध्ये जे बहुजनातील थोर पुरुष झालेले आहेत, वीर झालेले आहेत, त्यांच्यासोबत त्यांचा सुद्धा आपण येणाऱ्या 17 तारखेला एक भव्य कार्यक्रम सळग अर्जुनी या ठिकाणी आपण लावलेले आहोत आणि ते येणाऱ्या 17 तारखेला आपण करणार आहोत। त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, गोंडवीर बाबुरावजी शेळमाके, संत कर्मयोगी संत गाडगे बाबा, त्याचप्रमाणे त्यागमूर्ती रमाबाई आणि अशा अनेक महापुरुषांची आपण जयंती त्या ठिकाणी मानवत आहोत। आणि या प्रसंगी आमचे प्रदेशचे अध्यक्ष माननीय सुनीलजी डोंगरे यांना आपण निमंत्रित केलेलं आहे आणि ते या कार्यक्रमाला येणार आहेत। आणि त्यामुळे आमचे प्रदेश अध्यक्ष येत असताना आपल्याला त्यांच्या आगमनाप्रित्यर्थ या ठिकाणी तो कार्यक्रम भव्यदिव्य कसा होईल, आपल्या विधानसभेतले अगदी तळागाळातले बूथ सेक्टर आणि विधानसभेचे कार्यकर्ते जास्तीत जास्त संख्येने त्या ठिकाणी कसे पोहोचतील याचे आम्हाला विचारमंथन करायचे आहे। आणि विचारमंथन करूनच चालणार नाही, तर आम्हाला आटोकाट प्रयत्न करणे आहे।
आणि तेव्हा समस्त कार्यकर्त्यांना मी एवढीच विनंती करतो की त्या कार्यक्रमासाठी आपण तनमन धनाने लागूया आणि येणाऱ्या 17 तारखेच्या या जयंती समारोहाला आपण यशस्वीपणे पार पाडूया एवढीच या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि पुनश्च मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या जयंतीनिमित्त या समस्त देशातील बहुजनांना समस्त नागरिकांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय भीम, जय भारत. यानंतर आपल्या जिल्ह्याचे प्रभारी माननीय अनिलजी बावनेजी यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी मान्यवर कांशीराम साहेब यांच्या जीवनावर आधारित आम्हाला जर काही थोडंफार सांगितलं तर त्यांचे काही जे आहेत आदर्श तर ते आदर्श आपल्याला काही घेता येईल का याबाबतचं थोडं चिंतन सुद्धा या दिवशी आपल्याला करायचं आहे आणि त्यामुळे आपल्याला सगळ्या कार्यकर्त्यांना त्यांचा आदर्श आपल्यासमोर ठेवता येईल यासाठी मी निमंत्रण देतोय माननीय अनिलजी बावने, जिल्हा प्रभारी गोंदिया. सर्वप्रथम बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहेब यांच्या जन्मदिवसाच्या मी माझ्यातर्फे मोरगा अर्जुनी 63 विधानसभेला हार्दिक शुभेच्छा देतो. सर्वप्रथम सर्व ज्यांनी मानवतेच्या आधारावर आणि मानवतेच्या कल्याणासाठी ज्या ज्या महापुरुषांनी काम केला अशा सर्व महापुरुषांना मी सर्वप्रथम अभिवादन करतो आणि आर्यन लेडी बहनकुमारी मायावती यांना आपला आदर्श नेता मानून आज अर्जुनी मोरगाव 63च्या वतीने बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहेब यांची जयंती आपण ह्या विधानसभेच्या वतीने आज 15 मार्च रोजी साजरी करत आहोत. त्या कार्यक्रमाप्रसंगी आमचे मुख्य अतिथी म्हणून आमचे ज्येष्ठ या विधानसभेचे ज्येष्ठ नेते माननीय पवनजी टेकाम साहेब, या विधानसभाचे अध्यक्ष माननीय अशोकजी लांजार साहेब, या विधानसभेचे उपाध्यक्ष माननीय पुसाम साहेब आणि सर्व मित्रमंडळी. बघा, मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या जीवनावर पडदा टाकला तर मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या पूर्वी ह्या देशामध्ये 109 महापुरुष झाले आणि त्याच्यामध्ये मुख्यतः छत्रपती शिवाजी महाराज असो, महात्मा ज्योतिराव फुले असो, आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज असो किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असो किंवा पूर्वकालीन महान सम्राट अशोक असो, जेव्हा ह्या 5000 वर्षापूर्वीचा जेव्हा इतिहासाचा मंथन केला असता जो महान राजा होऊन गेला मान्य अशोक सम्राट, तो अशोक सम्राटाचा इतिहास सुद्धा ह्या देशात मिटवण्यात कुणी संकल्प केली नाही आणि ह्या देशाला बुद्धमय म्हणजे मानवताच्या आधारावर म्हणजे तथागत गौतम बुद्धाने पैदल चालून किंवा अष्टांग मार्गाने जाऊन माणूस कसा सुखी असेल हा संदेश या देशाला दिला, जगाला दिला. त्या महान तथागत गौतम बुद्धाचा इतिहास सुद्धा मिटवण्यास ह्या देशाच्या मनोवादी सोचेने निसंकट केला आणि ह्या देशाच्या आणि तथागत गौतम बुद्धाचा इतिहास सुद्धा मिटवण्याचं काम ह्या मनोवादी व्यवस्थेने केला. धन्य असो मान्यवर, धन्य असो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांनी 1956 रोजी ह्या नागनगरी नागपूरमध्ये स्वतः दीक्षा घेऊन आणि 5 लाख अनुयायांना दीक्षा देऊन कुठे नाही कुठे तथागत गौतम बुद्धाला जिवंत केला. आणि तसाच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1956 गेले. त्याच पूर्वी 1934 रोजी मान्यवर कांशीराम साहेबांचा जन्म झाला आणि हा प्रसंग असा आला की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मान्यवर कांशीराम साहेबाला सुद्धा मानून नव्हता, पण जेव्हा ऍडनेस फॅक्टरीमध्ये बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम मोठ्या पोस्टवर होते आणि पोस्टवर असताना जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त आम्हाला सुट्टी देण्यात यावा असा घोर निश्चय करून दिनाबाना भंगी यांनी जेव्हा व्यवस्थेविरुद्ध म्हणजे प्रशासनाविरुद्ध जेव्हा लढा फुकारला तेव्हा मान्यवर कांशीराम साहेब हमेशा म्हणजे 2-3 दिवस त्यांचा विचार करायचे की भाई हा कोण माणूस एवढ्या मोठ्या व्यवस्थेविरुद्ध समजा लढा फुकारणारा एक सर्वसाधारण चपराशी माणूस. तेव्हा दिनाबाना भंगी नावाच्या चपराशीत म्हणून आपण त्या काळात चपराशी होतो 4 क्लास म्हणजे चपराशी. तेव्हा दिनाबाना भंगीने जेव्हा म्हणजे त्या व्यवस्थेविरुद्ध जेव्हा लढा फुकारला तेव्हा मान्यवर कांशीराम साहेबांनी त्यांना विचारपूस केली की भाई हा बाबासाहेब कोण, हा नेमका बाबासाहेब कोण आणि बाबासाहेबांसाठी सुट्टी समजा नाही भेटली तर हा म्हणजे काय भाई याचा प्रकार. तेव्हा दिनाबाना भंगी नावाने कोणतं LNS क्लास म्हणजे ऑफ द कास्ट हे नावाची पुस्तक दिनाबाना भंगीने मान्यवर कांशीराम साहेबांना दिली आणि मान्यवर कांशीराम साहेबांनी एका रात्री 4 वेळा ती पुस्तक वाचली, 1 वेळा 4 वेळा. आणि तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या डोक्यात घुसला
आणि तो दिनामाना भंगी नावाचा जो त्यांनी लढा पुकारला, ते लढाई स्वतः मान्यवर कांशीराम साहेबांनी आपल्या हातात घेतली आणि ते लढाई जिंकून ते सुट्टी हातात शेवटी ते दिनामाना भंगी नावाच्या माणसाची देण आहे असं भारताला असं म्हणण्यात काही हे नाही. दिनामाना भंगी नावाचा 4 क्लासेसचा एक कर्मचारी दिना भंगी आणि ते मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या दिमागात ते गोष्ट घुसली आणि त्याच्यानंतर मान्यवर कांशीराम साहेबांनी नोकरी सोडून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे जय भीम का नारा गुंजेगा भारत के कोने कोने में हा संदेश घेऊन डॉक्टर मान्यवर कांशीराम साहेबांनी खरोखरच ते नोकरी म्हणजे फर्स्ट क्लासची नोकरी सोडून म्हणजे बामसेब BS4 आणि त्याच्यानंतर बहुजन समाज पार्टीची स्थापना करून डॉक्टर मान्यवर कांशीराम साहेबांनी स्वतः म्हटलं की जोपर्यंत बाबासाहेबाचं नाव ह्या देशामध्ये कोणती पार्टी असो, कोणती बीजेपी असो, काँग्रेस असो, कोणती पार्टी असो, मोठ्यात मोठी पार्टी असो, जोपर्यंत बाबासाहेबांचं नाव घेणार नाही तोपर्यंत ते सत्तेमध्ये येणार नाही अशी व्यवस्था मी निर्माण करीन. आणि ते व्यवस्था निर्माण मान्यवर कांशीराम साहेबांनी केला. हा तुम्हा आम्हाला म्हणजे मोठ्या गर्वाची गोष्ट आहे. आणि मी ओबीसी असलो तरी मान्यवर कांशीराम साहेबांनी 340 कलमासाठी 1990-1991 मध्ये मंडळ आयोग लागू करो वरना पुढची खाली करो याचा नारा देऊन त्यांनी ह्या देशाच्या ओबीसी समाजाला सुद्धा न्याय देण्याचा मोठा म्हणजे ओबीसी समाजाला तो 340 कलम म्हणजे 27% आरक्षण मिळाला असेल, तो 27% आरक्षण मान्यवर कांशीराम साहेबांची देण आहे तसे मी जाहीररित्या ओबीसींना बी बोलतो. आणि हे अशा प्रकारे मान्यवर कांशीराम साहेबांचे लक्ष वेधले आणि आज छोटे मोठे लोक म्हणजे तेली भंगी कुणबी तेली माळी म्हणजे हर समाजाचा माणूस जो राजकारण करतो ते मान्यवर कांशीराम साहेबांची देण आहे आणि ती लहर ते मान्यवर साहेबांनी पैदा केलं. म्हणून आपण त्या मान्यवर कांशीराम साहेबांचे शुक्रिया म्हणून मी सुद्धा एक लोहार समाजाचा व्यक्ती आजीवन बहुजन समाज पार्टीचा सदस्य राहील. मी आज 92व्या जयंतीनिमित्त मी आज आश्वस्त करतो तुम्हाला की पहिल्यापासून तर मरेपर्यंत बहुजन समाज पार्टीचा सदस्य आहे. माझ्यावर काही डाऊट निर्माण करायचा नाही. आता तिच्यामध्ये आता माझी 42ची वय झाली. मला असं वाटलं की भाई आता घर नाही बनेन तर केव्हा बनेन. तरी पण मी प्रदेश अध्यक्षाला सुद्धा सुट्टी मागलो होतं तर भाई मला 1 वर्षाची सुट्टी देण्यात यावा. प्रदेश अध्यक्षांनी म्हणलं की बाबा सुट्टी घेण्याची का जरूरत आहे, सुट्टी नाही गेल्या तरी तुम्ही काम करता करता मिशनचंही काम करा ना घरचंही काम करा. माझा थोडासा टाइम आता घरापर्यंत आहे आणि त्या घराला कमीत कमी 10-12 लाखाचा खर्च आहे. आणि आम्ही काही नेतागिरी करून चमचेगिरी भडवेगिरी करून म्हणजे शेठजी भटजीची गुलामी करून पैसा कमावणारे लोक नाही. होऊ शकते थोडा कामामध्ये आम्ही कम जास्त करू पण आम्ही शेठजी भटजीचे गुलाम होणार नाही. आणि शेठजी भटजीचे गुलाम झालो असतो आजपर्यंत बहुजन समाज पार्टीच्या मोहरामध्ये राहून ताब्यातपर्यंत करोडपती झालो असतो. मला काही ऑफर आले आहेत लक्षात घ्या. सोनिया गांधींना फक्त आयर्न लेडी म्हणल्या जाते पण त्यांना उपाधी प्राप्त झाली नाहीये. कारण का जो अमेरिकाचा जो काहीतरी तो संघटन आहे तो जो फोर्ब्स ते म्हणजे पूर्ण जगाचा जेव्हा विचार केला जाते तेव्हा आता सोनिया गांधीच्या समोर आयर्न लेडी माननीय सोनिया गांधी लिहिल्या जाते पण सोनिया गांधी यांना ते पदवी मिळाली नाही. ह्या देशामध्ये एकमेव माझी नेता आहे आर्यन लेडी बहन कुमारी मायावती याने आर्यन लेडीचा दर्जा मिळाला आहे आंतरराष्ट्रीय तळावर. म्हणून जपानचे लोक, अमेरिकेचे लोक, थायलंडचे लोक बहन कुमारी मायावतींना आदर्श मानतात. याचा आपल्याला एक गर्व महसूस झाला पाहिजे आहे की नाही. तरी अशा प्रकारे आपण ते म्हणायचे मावा मग दादा कर्कट. आता ज्याच्याकडे लाईन असते ज्याच्याकडे सत्ता असते त्याच्याकडे लाईन असते. पण वामन दादा कर्कट असे म्हणायचे भीमा तुझ्या मताचे 5 लोक असते, तलवारीच्या धारेचे न्यारेचे टोक असते, वाणी ते भीमा करणीत भीम पाहिजे. म्हणजे आपल्या करणीत भीम असला तरी आम्ही छोटे असलो. आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा हयात झाले तेव्हा 5 लोक होते, 5 लाख होते. पण तोच आता कोण त्यांचा तो इतिहास सांगायचा हमेशा ते 5 कार्ल मार्क्स जेव्हा ते मरण पावले तेव्हा त्यांचे 5च लोक होते. पण पहा त्यांनी ते कट्टरपंथी होते. त्यांनी म्हणजे कार्ल मार्क्सची विचारधारा पूर्ण जगामध्ये पसरली. पण आमचे 5 लाख अनुयायी असून आम्ही कुठे नाही कुठे महाराष्ट्रात नाही पसरू शकले. ते धन्य आहेत मान्यवर कांशीराम साहेब की त्यांनी भारताच्या कान्याकोपऱ्यात जय भीमचा नारा नेला. तरी अशा प्रकारे आमचे आदर्श ज्यांच्या छत्रछायामध्ये ज्यांच्या यामध्ये आपण काम करतो सोशल मुवमेंट काम करतो अशा मान्यवर कांशीराम साहेब यांना चरणी नमन करतो. इथेच थांबतो. जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद. हे बाबासाहेबांच्या जातीचे किंवा त्याच्या अनुनायी पण नव्हते, त्याच्या जातीचे पण नव्हते. पण अनुनायी त्यांना म्हणता येईल कारण त्यांनी जेव्हा बाबासाहेब वाचला आणि ते भंगी जातीचे विनाभाना बाबासाहेबाच्या जातीचे नाही पण त्यांना बाबासाहेब समजला आणि म्हणून विनाभानाला कळलं की बाबासाहेबांची 14 एप्रिलची जयंती लोकांनी या देशात साजरी केली पाहिजे. म्हणून तो माणूस एकटा प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरुद्ध उभा राहिला
एक फोर क्लास माणूस, जो चपरासी असलेला माणूस, तरी पण तो हिंमत करतो आणि या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरुद्ध लढा देतो. लढा देता देता मान्यवर कांशीराम साहेबांना ते समजतं, तेव्हा त्यांना कुठं ते माहीत नसतं. आणि जेव्हा ते बाबासाहेब समजतात, ते खऱ्या अर्थानं जेव्हा बाबासाहेब समजतात, तेव्हा ते या बाबासाहेबांच्या चळवळीला स्वतःला वाहून देतात. आणि मग त्यांच्या जीवनातला असा काही संघर्ष तयार होतो, ते असा काही या चळवळीच्या माध्यमातून संघर्ष करतात की ते शेवटच्या स्थानाला आणि म्हणून जे महापुरुषांची सर्व लोक जयंती साजरी करतात. महापुरुष कोणासाठी नसतो. आणि म्हणून आजच्या तारखेला तो कोणत्याही समाजाचा माणूस असेल, कोणत्याही पार्टीचा असेल, तरी परंतु आजच्या परिस्थितीमध्ये महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहेब यांना वंदन करण्याचा, त्यांना मानवंदना देण्याचा, आज या ठिकाणी ते महापुरुष म्हणून त्यांना सन्मान देण्याचं काम या भारत देशामध्ये चालू आहे. आणि महत्वाची गोष्ट अशी की आपण ज्या पार्टीमध्ये जे काम करतो, ज्या चळवळीमध्ये काम करतो, त्या चळवळीचे संस्थापकच मान्यवर कांशीराम साहेब आहेत. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना फार मोठी गर्वाची आणि स्वाभिमानाची बाब आहे की तुम्ही ज्या चळवळीमध्ये काम करता, ती चळवळ मान्यवर कांशीराम साहेबांनी आपल्याला दिलेली आहे. आणि म्हणून त्यांनी दिलेली आहे जी लोककल्याणकारी चळवळ जी आहे, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मार्गावर चालते, असा मार्ग आपण सगळ्यांनी निवडलेला आहे. आणि म्हणून आपण सगळे लोक पावन पुण्य प्रस्थापित करणारी लोक आहेत, कारण तुमच्याकडे लोकांसाठी करण्यासाठी काहीतरी आहे, तुम्ही लोकांना देण्यासाठी निघला आपल्या घरून. आणि म्हणून जे जे लोक देतात, देगा तो लेगा भाई, है कि नहीं? तो आप लोगों के लिए दोगे तो लोग भी आपको सम्मान देंगे. चर्चा करेंगे थोड़ी सी और, क्योंकि हमारे पुराने जो कार्यकर्ता है माननीय उमेश जी घरडे जी आए हुए हैं, तो भी आज की तारीख पर माननीय कांशीराम साहब की जीवनी पर कुछ प्रकाश डालेंगे. मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, माननीय उमेश जी घरडे जी. सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिराव जी फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत के संविधान के शिल्पी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद जिन्होंने बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, वो भारत के महान सपूत मान्यवर कांशीराम साहब, आज 15 मार्च उनके जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको विनम्र अभिवादन देता हूं. और आप सभी लोगों को, जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों को इस कार्यक्रम की शुभेच्छा देता हूं. साथियों, काफी दिन हो गए हैं, लगभग मैं 2000 से, सन 2000 से इस मूवमेंट में काम कर रहा हूं. और जब मैंने काम करना शुरू किया, संघर्ष किया, तो पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम के अंतर्गत जो एक कैडर कैंप चिखली में हुआ था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हाई स्कूल में, उसमें मैं बैठा था. तो पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम के अंतर्गत जब मैं कैडर कैंप में बैठा पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ. तो मैं तो एक साधारण मैकेनिक था. मैकेनिक का काम करते हुए परिवार की जिम्मेदारी, परिवार का भरण पोषण करना मेरी जिम्मेदारी थी. मगर मुझे यह महसूस हुआ कि मेरा जीवन कुछ अलग होना चाहिए, मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए. तो जब वो कैडर कैंप हुआ तो उसमें प्रतिक्रिया देने की बात आई, तो मैंने वहां लिखा कि भाई जो आंदोलन महापुरुषों ने चलाया है उसमें हमारा योगदान होना चाहिए, और वो आंदोलन गतिमान भी होना चाहिए. तो साथियों, उस कैडर कैंप के बाद में मुझे साखोली विधानसभा आती थी पहले, तो साखोली विधानसभा का सौंदर्य सेक्टर का प्रभारी बनाया गया. और सौंदर्य सेक्टर का प्रभारी बनाने के बाद में मैं उस आंदोलन को इतना डीपली गया कि मैं
कि बाबा साहब की विचारधारा ये समतामूलक समाज बनाने की विचारधारा है, और इस देश के अंदर में जो 2500 सालों से मनोवाद चल रहा है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। तो हमको इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में ना साधन है, संपत्ति है, ना ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके बदौलत हम इकट्ठे इसमें परिवर्तन लाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जब तक हम समाज को जागरूक नहीं करेंगे, क्या होता है कि भाई आम्बेडकरी आंदोलन जो बाबा साहब के जाने के बाद में जो रिपब्लिकन आंदोलन को खंडित हुआ, खंड खंड हुआ, तो उस आंदोलन के वजह से समतामूलक समाज व्यवस्था बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें बाधाएं आई, और बाधाएं आई। मान्यवर कांसीराम साहब 1982 की बात 1982 की बात है कि मान्यवर कांसीराम साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य रहे। तो लोकसभा का इलेक्शन था, और लोकसभा के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेतृत्व कर रहे थे दादा साहेब गायकवाड़, और कांग्रेस के तरफ से मोहन धारिया थे। तो उस समय में शायद 541 सीटें लोकसभा की थी, और 541 सीटों में से 540 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ लड़ेगी, इंडिया लड़ेगी। तो इस तरह का समझौता पुणे के गाड़गे बाबा आश्रम में हुआ, और उस समय मान्यवर कांसीराम साहब कार्यकर्ता के लाइन में खड़े थे, और उनको लगा कि ये तो हमारे साथ अन्याय है, तो ये अन्याय है और ये नहीं होना चाहिए, ये समझौता नहीं है, ये हमारे साथ न्याय नहीं है। तो ये परिस्थिति को देखते हुए मान्यवर कांसीराम साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राजीनामा दिया, और राजीनामा देने के बाद में उनको ऐसा लगा कि भाई हमें इस आंदोलन को चलाने के लिए एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान्यवर कांसीराम साहब ने 1978 में बामसेफ बनाए, जो कर्मचारी संगठन था, जो टाइम, टैलेंट और ट्रेजर उनके पास मौजूद था। तो वो टाइम, टैलेंट, ट्रेजर के बलबूते पे उन्होंने समाज में जागृति का काम चालू किया, और इस तरह से समाज जागरूक होता गया। 1982 में उन्होंने डीएस फॉर दलित शोषित समाज संगठन नाम से एक सामाजिक संगठन खड़ा किया, और जिसके माध्यम से पूरे देश में आंदोलन शुरू हुए, और उसका परिणाम यह हुआ कि समाज बड़े पैमाने पर जागरूक होता गया। तो बाबा मान्यवर कांसीराम साहब को लगा कि अभी हमको तो 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, और पूरी ताकत के साथ में इस बहुजन समाज को जागरूक करने का, कैडर कैंप के माध्यम से जागरूक करने का काम शुरू किया। और देखते ही देखते रिजल्ट देखते पार्टी इस तरह से आगे बढ़ी कि लोकसभा का 1989 का जो इलेक्शन था उसमें जो 80 सीटें लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में आती है, उसमें से 65 सीटों को कांग्रेस को हार मानना पड़ा। और मान्यवर कांसीराम साहब की पार्टी बीएसपी, जो हमारी पार्टी है अभी वर्तमान में, उस पार्टी को 3 सीटें मिली, जिसमें मान्यवर कांसीराम साहब को पंजाब से चुनकर आए, बहन जी उत्तर प्रदेश से चुनकर आई, ये कुशवाहा जी थे वो उत्तर एमपी से चुनकर आए थे, और इस तरह से हमारे पास 3 एमपी थे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 थे हमारे पास। मान्यवर कांसीराम साहब ने 3 एमपी के बदौलत पंतप्रधान वीपी सिंह, जो बनना चाहते थे पंतप्रधान, उनको अपने आगे झुकाया। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वीपी सिंह ने कहा कि आपको हम सरकार में लेते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने बोला कि भाई हमको सरकार में आने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ये 3 काम कर दीजिए। पहला काम था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाए। दूसरा एक काम था कि भाई जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। और तीसरा एक काम था कि भाई जिस महापुरुष के मतलब संविधान के बदौलत ये देश चल रहा है, ये संविधान चल रहा है, ये संसद चल रही है, उनका तेल चित्र संसद में लगे।
तो इस तरह से माननीय कांशीराम साहब ने केवल और केवल 3 खासदार के भरोसे पे उन्होंने, जैसे ही शताब्दी वर्ष आया, बाबा साहब का शताब्दी वर्ष आया 1991 में, तो उस समय उनको भारत रत्न दिया गया। और जैसे ही ओबीसी को 27% आरक्षण लागू हुआ, तो बाहर से जो समर्थन दे रही थी बीजेपी, वो बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस लिया। तो साथ ही वो ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये हमें समझने की जरूरत है। हमारे समाज के अंदर क्या हो रहा है कि भाई जो बेस वोट है हमारा बीएसपी का, बेस वोट दलित समाज है, वो भी तो बिखरा हुआ है। मगर जो ओबीसी समाज है वो आज बाबा साहब को जितने पैमाने पे मानना चाहिए उतने पैमाने पे नहीं मान रहा है। इसकी वजह बहुत सारी है। अब कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, हम कैडर कैंप चलाने वाले लोग हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साहब को उन तक पहुंचाए, उनको हम अपने कार्यक्रमों में शामिल करें। क्योंकि हम सामाजिक भाईचारा ओबीसी के साथ में हम पैदा नहीं करेंगे तो हम कोई भी हमारे आंदोलन में सफल नहीं हो सकते। तो हमने भाईचारा कमेटी, जो हमारी पार्टी की भाईचारा कमेटी है, तो भाईचारा कमेटी को ज्यादा से ज्यादा हमने मजबूत करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारे समाज के अंदर में जो चमचों, माननीय कांशीराम साहब के भाषा में अगर हमको समझाना है तो जो चमचों की संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ, तो 100% जो हमारा समाज है उसमें से 50% चमचों की संख्या है और 50% लोग तुम्हारे साथ में है। अब उसमें से भी कुछ लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमको हमारे समाज को 100% नहीं तो 90%, 70% अगर हम जोड़ देते हैं और 30% हम ओबीसी समाज को जोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने आंदोलन को सफल करने में कामयाब होंगे। तो साथियों, बातें बहुत सारी है। माननीय साहब का जीवन ही एक क्रांति के रूप में देखा जाना चाहिए और ऐसे महान सपूत सदियों में कभी कभार पैदा होते हैं, क्योंकि महान बनने के लिए उतना बड़ा त्याग करना पड़ता है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उतना त्याग कर सके, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम कार्यकर्ता, हमने अपनी सामाजिक कौटुंबिक जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने इस आंदोलन को जो वक्त देना चाहिए, जो आर्थिक मदद करनी चाहिए, वो हमें अपने लेवल पे करना चाहिए। साथियों, मैं संगठन के कुछ लोगों से ये अपील भी करूंगा इस मौके पर कि हमने संगठन चलाते समय में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो कि हमारे जो कार्यकर्ता है फ्री होकर समाज के लिए काम करें, फ्री होकर समाज के लिए वक्त दे सके। क्योंकि हमारे समाज के अंदर में हम इस संगठन से इसलिए जुड़े हैं कि इसलिए आस्था है कि भाई हम लोग आजाद होंगे, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके, अच्छा जीवन दे सके। हमारी आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति इस आंदोलन का हमको मुक्त हो, यही हमारी इच्छा है। अब फिलहाल इतना संघर्ष है, इतना त्याग और बलिदान ये संघर्ष मांगता है। कोई भी परिवर्तन त्याग और बलिदान के सिवा हो नहीं सकता। और इसीलिए जो हमारे जो आज कार्यकर्ता है, जो बड़े पैमाने पे होना चाहिए, वो छोटे से प्रमाण में इसलिए है क्योंकि हम आज भी उस सामाजिक और आर्थिक तंगी के वजह से हमारा आंदोलन यहाँ पे थोड़ा सा जो उतना संघर्ष होना चाहिए, जितनी ताकत से हम आगे बढ़ना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम उतनी ताकत से बढ़ रहे। क्योंकि अभी मेरे को बुलाया गया तो मैं अपनी पाना पेंसिल घुमाने में व्यस्त था, तो शायद ये मुझे आना भी था यहाँ पे और मुझे पाना पेंसिल भी घुमाना जरूरी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए पाना पेंसिल बंद हो जाए और मैं आंदोलन के लिए थोड़ा सा अपना समय निकालूं, तो ये आंदोलन और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं बहुत छोटा सिपाही हूँ जो 2000 में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। काफी समय में 2015 तक के विधानसभा का अध्यक्ष रहा, काफी पदों पे रहा। बहुत सारे अनुभव मेरे को पार्टी में मिले हैं और बहुत सारा चैलेंज भी हमने पार्टी के लिए किया है, बहुत सारे आंदोलनों में भाग भी लिया है। अब वक्त के साथ में जैसे मामा ने बोला है कि भाई 42 साल की मेरी उम्र हुई है, मगर मैं अभी 52 साल का हुआ हूँ, 10 साल उनसे बड़ा हूँ, तो मैं उनसे ज्यादा थका होना चाहिए। हाँ, वो मेरे से 10 साल जवान है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने उनको, मेरी जिम्मेदारी उनको कंधों पर मैंने दी है और मुझे लगता है कि मैंने सही आदमी को अपनी जिम्मेदारी दिया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर लांजौर साहब जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पार्टी को यह गति मिलेगी इस विधानसभा में
और हमारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा, यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आपने हमें कुछ मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन के बारे में कुछ जो बताया कि उन्होंने जो 3 कारणों की वजह से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में उन्होंने वो केवल 3 खासदारों के बदौलत उन्होंने कुछ काम हासिल कर लिए, और उसके बाद आपने हमें कुछ निर्देश भी दिए कि हमारा कार्यकर्ता थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से अगर वो सबल हो जाएगा तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को चळवळ चलाने की आवश्यकता इसलिए भी है कि हमारा ये जो समाज है वो दबा कुचला समाज है, जो पीढ़ियों से हजारों सालों से दबा कुचला हुआ है। और इस दबे कुचले समाज को ही ऊपर लाने के लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो चळवळ चलाई है, उसी को हमको चलाना है। जब तक ये हमारा समाज सत्ता में नहीं आएगा तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलाने के लिए हमें तो कुछ करना होगा। तो हमें मौका मिला है वो तकलीफ को सहने का। तो जब तक हम उस तकलीफ को नहीं सहेंगे, क्योंकि हम समाज के कुछ लोगों से थोड़े आगे आगे इसलिए है कि हम इस चळवळ में हैं, हम इसको चलाना चाहते हैं। तो हमें मौका मिला है कि बाबा साहब के विचारों को, मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का हमें मौका मिला है। तो हम ये मौका लेकर जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, लोगों को हमको जागरूक करना है कि देखो भाई, हम जो लोग दबे कुचले समाज के लोग जो है, हमें अपने अधिकारों की हमारी लड़ाई है ना। हम किसी और दूसरे रास्ते पर जाकर के हम अपना जो समाज का जो रास्ता है, प्रगति का रास्ता है, हम लोग खो रहे हैं। तो इसलिए हमको ये लोगों को बताना होगा। तो हम लोग ये बताने का ही काम कर रहे हैं, और हम लोग उसके बारे में भी सोचेंगे कि हमारा समाज फाइनेंशियली कैसा मुक्त हो। जब इंसान फाइनेंशियली ऊपर उठ जाता है तो उसको सारी चीजें मिलने आपको हो जाती है, क्योंकि इंसान का जो लेवल है, उसकी जो रहनीमान है, उसकी जो प्रगति है, वो आर्थिक स्थिति के ऊपर भी निर्भर करती है। तो इसी की वजह से हम लोग यही काम करेंगे। और उसके बाद में आपने और एक तीसरी बात कही जो उम्र के बारे में, तो मैं सबसे बहुत छोटा आदमी हूँ यहाँ पर और मैं अभी बहुत 35 साल का इंसान हूँ, बहुत जवान हूँ। तो कोई बात नहीं, बड़े तन मन धन से, बढ़िया ताकत से लड़ेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि बिल्कुल जरूर आएगा। हाँ, और परिवर्तन होगा, क्योंकि निसर्ग का नियम ही परिवर्तन है। जो लोग अभी सोए हुए हैं वो जागेंगे, जरूर जागेंगे। लेकिन हम लोगों को ये सोचना होगा कि देश जब जल रहा था तो कुछ लोग जलते हुए को देख रहे थे, खाली देख रहे थे, और कुछ लोग बुझा रहे थे। तो क्या तुम बुझाने वालों में रहोगे या देखने वालों में रहोगे? तो हम लोग बुझाने वालों की पंक्ति में रहना चाहिए। और जब, क्योंकि आदमी पैदा हुआ तो मरेगा जरूर, तो इसलिए हमको, जब आप मरोगे तो आपके दिल में यही सपन होना चाहिए कि आपने जो जो काम किया वो समाज के हित के, मानव समाज के हित के लिए काम किया। क्योंकि आपको पता चला कि भाई मानव समाज का हित इसमें है। कुछ लोग बलगरा करके अपनी सत्ता के लिए, साम्राज्यवाद के लिए कुछ लोग लोगों को भड़का रहे हैं, गलत रास्ते के ऊपर में लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको तो समझा, तो हमने समझकर लोगों को जागरूक करने का काम किया, हमने बुझाने का काम किया। हम लोग बुझाने वाले में रहेंगे। जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो आप लोगों को याद किया जाएगा कि ये लोग वहां पर थे, चळवळ में थे, इन लोगों ने लोगों को बताया, और उसी के कारण इस देश के अंदर में परिवर्तन आया। बहुजन लोगों के हाथ में सत्ता आई और बहुजन लोग जागरूक होकर के अपने अन्याय और न्याय के लिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो इस लोगों ने आप लोगों ने जागरूक करने का काम किया है। ये मन में हमारे भाव रख करके संघर्ष तो करना होगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। कभी ऐसा वक्त आएगा कि आपको अपना कुछ काम छोड़ करके भी आना पड़ेगा, तो आपको आना ही चाहिए, आना पड़ेगा बिल्कुल आपको, क्योंकि बिना त्याग के कुछ हो नहीं सकेगा। संघर्ष करने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। जब कुछ हम त्यागेंगे नहीं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो हमें ये सोचना होगा, और निश्चित तौर पे बहुजनों की सरकार आएगी, बहुजनों का राज आएगा। ये मैं आज की तारीख में मान्यवर कांशीराम साहब को वंदन करते हुए कहना चाहता हूँ, शायद हम रहे या ना रहे, लेकिन बहुजनों का राज जरूर आएगा। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आज
हमारे शहर के नगराध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी टेमूर ने आज इस कार्यक्रम के जो आप सब लोग यहाँ पर पधारे इनका सभी का आभार प्रदर्शन करेंगे, ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ माननीय ओम प्रकाश जी टेमूर। आज दिनांक बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहेब यांच्या जयंतीनिमित्त सर्व बहुजन समाजाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते मान्यवर श्री अशोक कुमारजी लांजेवार सर, गोंदिया जिल्ह्याचे प्रभारी माननीय अनिल भाऊ बावने, विधानसभेचे उपाध्यक्ष पुसामजी, मीडिया प्रभारी वीरूजी वडोले साहेब, उमेश भाऊ गर्डेजी, वरिष्ठ नेता पुसाम भाऊ, वरिष्ठ नेता, सर्वांच्या उपस्थितीत मुख्य भाऊ, सर्वांच्या उपस्थितीत आजचा जो जयंतीचा जो कार्यक्रम आहे अतिशय चांगल्या विषयावर आणि चांगला म्हणजे मार्गदर्शन मिळाले, मान्यवरांचे खूप आभार आणि सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम। सर्व कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन।